हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 सी सततता एवं अवकलनीयता। ये आपको पिछले लेक्चर में इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था। किसी फलन की सततता किस प्रकार देखी जाती है, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर सेकंड है इसका। स्टार्ट करते हैं सततता एवं अवकलनीयता। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत कब होता है? ग्राफिकल मेथड से देखा जाए तो सतत कब होता है? जब उस फलन के खींचे गए आरेख में या ग्राफ में उस बिंदु पर कोई क्रम भिन्नता नहीं हो, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं हो, तो वो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाता है? सतत, अन्यथा असतत। मैथमेटिकल परिभाषा दी जाए, डेफिनेशन, तो क्या पढ़ाया था? कोई फलन f(x), एक बार फिर देख लेते हैं। कोई फलन f(x) अपने प्रांत में किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होता है यदि बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की सीमा अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x). इसका मतलब क्या है? बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की सीमा विद्यमान हो तथा सीमा का यह मान फलन के मान मतलब fa के बराबर। ये आपको मैथमेटिकल परिभाषा बताई थी किसी फलन f(x) की सततता। फलन f(x) की बिंदु x बराबर a पर सततता, ये आपको पिछली क्लास में लिखाया गया था। कहने का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) ये विद्यमान हो और ये मान फलन के मान के बराबर हो। इसके विद्यमान होने का मतलब क्या है कि बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों समान हो, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ f(x) बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव ऑफ f(x) बराबर f। इसका मतलब है x बराबर a पर फलन f(x) की बाईं सीमा, इसका मतलब बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) की दाईं सीमा और ये फलन का मान। अब यहाँ पे x की जगह पे हम a माइनस h रख देते हैं बाईं सीमा में। अब x किसकी ओर अग्रसर है? a की ओर, समझ ना? तो यहाँ से h किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? ऐसे 0 की। तो हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को 0 में चेंज करा देते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देखेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और यहाँ x की जगह पर a प्लस h लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और ये f, ये एक ही बात है, ऐसे या ऐसे, ये तीन चीजें बराबर होनी चाहिए तो फलन बिंदु x बराबर a पर क्या कहलाता है? सतत। शॉर्टकट में हम इसको f a माइनस 0 भी लिख देते हैं, इसको f a प्लस 0 और ये f a। इसका मतलब क्या है? बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, और ये है फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, ये तीन चीजें अगर बराबर है तो फलन बिंदु x बराबर a पर क्या कहलाता है? सतत। अगर ग्राफ खींचे तो ग्राफ में देखा जाए तो उस बिंदु पर उसके फलन के ग्राफ में कोई क्रमभंगता, कोई क्रमभंगता या कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तो फलन क्या कहलाता है? सतत। ठीक, अंतराल में सततता बताई थी। कोई फलन अपने विपरीत अंतराल में कब सतत होता है? जब उस विपरीत अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। समवर्त अंतराल a, b में कब सतत होता है? जब a के दाईं ओर सतत हो, b के बाईं ओर सतत हो तथा विपरीत अंतराल a, b में भी सतत हो। तो पिछली क्लास आप देखेंगे तो मैंने पूरा पैटर्न आपको लिखा रखा है लेक्चर नंबर फर्स्ट में, चैप्टर नंबर 6। आप इसको
देख सकते हो। पिछले लेक्चर में आपकी पूरी समझ में आ जाएगा, ग्राफ के थ्रू भी बताया है मैंने किस तरीके से होता है। तो ये आपकी थ्योरी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये आपको एक बार और पढ़ लेना इसको, ठीक। पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, तो क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पहला सतत फलन, तो कोई फलन f(x) सतत फलन कब होता है? जब वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो? सतत हो, तो हम कह देते हैं वो सतत फलन है। जैसे तत्समक फलन, तत्समक फलन f(x) बराबर x। अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार चल जाएगा, f(x) बराबर x। अब हर किसी का ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाओगे तो y बराबर x कह लो, x का मान बने तो y का मान बने, x का मान 0, तो बिंदु लगाकर भी ग्राफ खींच सकते हो। तो इसका ग्राफ कैसे जाता है? ये f(x) बराबर x का है, तो आपने देखा इसका जो ग्राफ खींच रहे हैं तो कहीं पर इसके ग्राफ में कहीं रुकावट आ रही है या टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, तो ये कैसा फलन है? सतत फलन है। और इसका प्रांत क्या होता है? कैपिटल R, मतलब ये सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा फलन है? सतत फलन है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, अगर कोई फलन वास्तविक संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर या सभी वास्तविक संख्या पर सतत हो तो हम उसको सर्वत्र सतत फलन भी कहते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो समझ में आ रही है ये बात? तो ये सतत फलन में आते हैं तत्समक फलन। ये कैसा होता है? सतत। इसको सर्वत्र सतत फलन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रांत क्या होता है? कैपिटल R, और ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, मतलब वास्तविक संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, तो ये सतत फलन है। इसी प्रकार अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे f(x) बराबर आपका c, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत होता है। कांस्टेंट का मतलब f(x) बराबर जैसे 4 है। अब मान लो आप अगर इसका ग्राफ खींचोगे f(x) बराबर 4 का, तो किस प्रकार खींचोगे? 1 2 3 4, f(x) y बराबर 4 कह लो, तो इस प्रकार का लाइन बनेगी। f(x) बराबर क्या है? 4 है। तो आपने देखा इसका ग्राफ में कोई कहीं पर रुकावट नहीं है, तो कैसा है? सतत फलन है। तो ये अचर फलन होते हैं, कैसे होते हैं? सतत फलन होते हैं, और ये सर्वत्र सतत फलन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार बहुपदीय फलन, ये सब आपकी बुक में भी दे रखे हैं, आपको एक बार याद रखना है। बहुपदीय फलन पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे f(x) बराबर a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर ऐसे डॉट 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 an x की घात, मतलब पूर्ण घात वाला कोई भी बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपदीय फलन कहलाता है। बहुपदीय फलन इसका भी प्रांत क्या होता है? कैपिटल R। ये भी प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कैसा होता है? सतत होता है, ठीक, याद रखना है। ऐसे किसी ने लिख दिया f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 4 या x माइनस 1 2x प्लस 3, ये सभी क्या है? बहुपदीय फलन। और बहुपदीय फलन क्या होता है? कैपिटल R, मतलब सभी वास्तविक संख्या पर कैसा होता है? सतत फलन होता है, ठीक। तो इस प्रकार लिखी रहती है। और देखेंगे, और देखिए बहुपदीय फलन हो गए से, इसके बाद चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन जैसे f(x) बराबर a की घात x, जहां a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। ये भी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होता है? सतत होता है, सभी वास्तविक संख्याओं पर। ऐसे ही आपका मापांक फलन, या इसको कहते हैं निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान फलन। जैसे f(x) बराबर mod x, या इस प्रकार x प्लस mod x, या x माइनस mod x, इस प्रकार ये भी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होता है? सतत होता है। याद रखनी है ये चीजें। और आपका जैसे लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन f(x) बराबर जैसे log x है। अब log का प्रांत क्या होता है? हम जानते हैं r पॉजिटिव, धनात्मक संख्याओं के लिए ये परिभाषित होता है। तो ये केवल r पॉजिटिव, मतलब इसका प्रांत क्या होता है? लघुगणकीय फलन का धनात्मक वास्तविक संख्याएं, उन सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर ये कैसा होता है? सतत होता है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं पर नहीं होता, मतलब इसको ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना।
सातवां जैसे त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से एफ एक्स बराबर जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या होते हैं सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होते हैं। टेन कॉट सेक कोसेक अपने प्रांत में हो जाते हैं लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी कैसे हैं सतत फलन है, इनका ग्राफ खींचोगे तो कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आएगी और ये हमेशा कैसे होते हैं सतत फलन होते हैं सभी वास्तविक संख्याओं पर। ये इसमें ध्यान रखना लघुगणकीय की फलन केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर सतत होता है। ऐसे ही प्रतिलोमवृत्तीय फलन अपने प्रांत में कैसे होते हैं सतत होते हैं। क्लियर है। तो ये आपकी बुक में भी सब कुछ दे रखा है। अब आते हैं असतत फलन, ऐसे फलन जो अपने प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर असतत हों क्या कहलाते हैं असतत फलन कहलाते हैं। दोबारा से सुनो, ऐसे फलन जो अपने प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर सतत हों, कम से कम एक बिंदु पर असतत हों क्या कहलाते हैं असतत फलन कहलाते हैं। अब जैसे मैं कुछ असतत फलन के बारे में बताऊंगा आपको, जैसे नंबर वन, जैसे किसी ने लिख दिया एफ एक्स बराबर 1/x, तो ये x बराबर 0 पर असतत होगा क्योंकि x बराबर 0 पर ये परिभाषित ही नहीं है। तो x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है तो ये फलन कैसा होगा ऐसा। और देखिए जैसे किसी ने लिख दिया एफ एक्स बराबर e की पावर 1/x, ये भी x बराबर 0 पर क्या होगा ऐसा, परिभाषित नहीं है, e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है। ये देखिए थर्ड नंबर, जैसे किसी ने लिख दिया एफ एक्स बराबर साइन 1/x या कॉस 1/x, ये भी x बराबर 0 पर क्या होता है ऐसा। इसकी लिमिट के बारे में लिखाएंगे, इसका मान याद रखना है क्या होता है अभी आपको लिखाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन 1/x का मान क्या होता है अभी लिखाएंगे आपको फोर्थ नंबर, ठीक। जैसे एफ एक्स बराबर किसी ने लिख दिया tan x या लिख दिया आपका cosec x, tan x के बारे में लिखने पहले tan x जो होता है ये x बराबर प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 इस प्रकार। एफ एक्स बराबर जैसे cot x, cot x, अब cot क्या होता है x बराबर जैसे 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π इस प्रकार। ये इन सभी बिंदुओं पर कैसा होता है असतत होता है, समझ में आ रहा है। अब tan और sec, cot और cosec, ये इन बिंदुओं पर कैसे होते हैं असतत होते हैं, tan x और sec x। ध्यान रखना tan x और sec x π/2 3π/2 इन सब पर असतत होते हैं। इसी प्रकार cot x प्लस माइनस पाई 2π इस प्रकार ये असतत होते हैं। तो ये याद रखने हैं, हालांकि आपको ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको क्लियर पहले से हो जाएगा। तो ये असतत फलन है, डिसकंटिन्यूअस है इन पॉइंट पर, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, सब आपको थ्योरी में आपको मिल जाएगा, बुक में आपको दे रखा है। लिमिट लगाना आपका मेन चीज है। लिमिट किस प्रकार हल करते हैं, तो कुछ सीमाओं के, कुछ प्रमुख सीमाओं के मान याद रखने हैं, कुछ प्रमुख सीमाओं के मान, ये सब आपका क्लास 11th में भी बता रखा है। जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, इसका मान होता है इनफाइनाइट, ठीक है। और उल्टा लिमिट h टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट है तो 1/h का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसी प्रकार लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h, ये क्लास 11 की बात है, कितना होता है इसका मान 1। tan h/h हो या उल्टा हो h/sin h हो, उसका मान भी कितना होता है 1। आप इसका प्रसार करके इसको सरल कर सकते हैं। ऐसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h/h, इसका मान भी कितना होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू n a की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो ये सीमाओं के मान है, ये क्लास 11 में हमने खूब जान रखे थे, एक बार और याद रखना है आपको। से लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, इसका मान कितना होता है 1।
लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h, इसका मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू इनफाइनाइट पर e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, या अगर ऐसे कह सकते हैं e की पावर 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e की पावर इनफाइनाइट, इसका मान इनफाइनाइट होता है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e की पावर -1 अपॉन h, तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 0। ये याद रखने हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 पर sin 1 अपॉन h हो या cos 1 अपॉन h, ये याद रखना है आपको ढंग से। तो इसको समझ लो, अगर लिमिट लगाओगे तो ये sin इनफाइनाइट हो जाएगा, ये cos इनफाइनाइट, और इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है -1 तथा 1 के मध्य एक परिमित राशि। फिक्स नहीं है वो वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है ना, मतलब -1 और 1 के मध्य कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन पता नहीं है वो कौन सी आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये होता है, तो ये याद रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर sin 1 अपॉन h हो या cos 1 अपॉन h हो, इसका मान -1 तथा 1 के मध्य कोई भी एक परिमित राशि आती है। क्लियर है। और भी जितने भी माने क्लास 11 में उनको भी एक बार देख लेना, सीमा और अवकलज वाले चैप्टर में जो आपने पढ़ रखा है। ये तो मैंने कुछ शॉर्ट करके लिखा दिए जिनका यूज अक्सर करके होता रहता है, ठीक है ना। कुछ प्रमुख फलनों के प्रसार वो भी आपको आने चाहिए, लिमिट सॉल्व करने में आपको ये ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख फलनों के प्रसार, प्रमुख फलनों के प्रसार ये आपको आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे e की पावर x, ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू इनफाइनाइट। e की पावर -x 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, ये अक्सर करके यूज होंगे, इसीलिए मैंने आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये a की पावर x 1 प्लस एक्स लॉग a बेस e अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर लॉग a बेस e का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस प्रकार ये आगे चलता है। ये याद रखने प्रसार है लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का प्रसार x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, इस प्रकार। लॉग 1 माइनस एक्स का प्रसार क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन, इस प्रकार। प्लस है तो एक प्लस एक माइनस में, और माइनस है तो सभी कैसे होते हैं नेगेटिव। साइन एक्स का प्रसार, ये जो ज्यादा यूज में आते हैं केवल मैं वो लिख रहा हूँ। साइन एक्स का प्रसार x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस प्रकार। cos x का प्रसार होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4, इस प्रकार। तो ये आपको कुछ प्रमुख प्रसार लिखा रखे हैं, और भी हैं, इनवर्स वाले भी हैं, तो बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज में आते हैं वो आपको मैंने लिखा दिया। क्लियर है। लिमिट किस प्रकार सॉल्व करते हैं ध्यान रखना, लिमिट लगाने पर अनिर्धारित मान नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, एक बार क्लास 11 की बुक में और इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी 7 थी, 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, याद रखनी है, 0 की पावर 0 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0, और इनफाइनाइट 0 की पावर 0 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 की पावर 0 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और इसमें एक और होती है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये आपके अनिर्धारित रूप में इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनको आपको अगर लिमिट पर लगाने पर आ रहे हो तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को आपको हटाना है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने पर वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको लिखा रखी है ये सारे, ठीक है ना।
तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। एक और होती है यहाँ इसमें, जैसे 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट ऐसे 1 की पावर इनफाइनाइट 0 की पावर 0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इस प्रकार। और एक और अभी 0 इंटू इनफाइनाइट 1 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो ये 7 फॉर्म है। अभी इसमें से एक और मिस हो रही है, वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनफाइनाइट की पावर 0 ये याद कर लेंगे आपको। ये 7 फॉर्म में n निर्धारित ये मैं आपको पिछली क्लास में लिखा चुका हूं। अब दिमाग में से एक हिकायत घट जाती है, लेकिन आपको ये याद कर लेनी है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको 2 फलनों के अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं, उसके एक तो मापांक फलन और एक आता है महत्तम पूर्णांक फलन। तो उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो दिक्कत दे दे। तो पहला देखिए मापांक फलन। मापांक फलन ये आपको आना चाहिए। ये देखिए, अगर कोई फलन f such that r tends to r है और fx बराबर इस प्रकार दे रखा है ऐसे, ये मापांक फलन कहलाता है। इसकी डबल वैल्यू होती है, ध्यान रखना। इसका मान mod x होता है और एक माइनस x। ये कब लेते हैं? यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये लेते हैं यदि x इज लेस देन 0। तो mod x के डबल मान होते हैं, एक ये भी होता है और एक ये। ध्यान रखना, mod x का मान x भी होता है, mod x का मान माइनस x। ये कब लेते हैं? यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यदि x लेस देन 0। जैसे x बराबर 4 वैल्यू लेनी है। अब 4 कैसा है? 0 से बड़ा, तो यहाँ पर लगा दीजिए 4 का मापांक क्या आएगा? 4। x बराबर 4 इसमें लगाएंगे, ना कि इसमें। अगर आपने कह दी के साथ 4 का इसमें लगा दो, mod x का मान माइनस x होता है। x बराबर अगर आपने 4 रख दिया तो 4 का मापांक आप किस प्रकार आ जाएगा? -4। रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 4 कैसा है? 0 से बड़ा, तो ये वाला है। अब -3 ले दिया, तब आप इसमें तो रख नहीं सकते, तो mod x बराबर x होता है। अब x की जगह पर आपने -3 लिख दिया, तो -3 का मापांक -3 थोड़ी आएगा। -3 आप इसमें नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे? इसमें, क्योंकि -3 कैसा है? 0 से छोटा। ये आपको दिमाग में बैठाना है। 0 से बड़ी वैल्यू है तो ये, और 0 से छोटी है तो ये। अब x का मान -3 आप किसमें लगाओगे? ना, इसमें नहीं लगाओगे। किसमें लगाओगे? इसमें। तो x की जगह -3, mod x का मान क्या लोगे आप? -x। क्यों? यदि x छोटा है 0 से, तो ये 0 से छोटी वैल्यू तो है, तो क्या आएगा? -3 का मापांक क्या आएगा? -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस प्रकार ये प्लस में बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है मापांक फलन के बारे में। तो fx का मान mod x यदि x 0 से बड़ा है, और -x यदि x 0 से छोटा है। तो कभी भी कोई मापांक फलन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसको मापांक से स्वतंत्र करना होता है। तो मापांक से स्वतंत्र करने की ये प्रक्रिया है। हाँ, तो ये टॉपिक आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसे बनता है? ये देखिए, इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है मापांक फलन। ये होता है fx बराबर x की, अगर लाइन खींचोगे तो ये आएगी x ग्रेटर देन 0 के लिए, और -x के लिए ये है fx बराबर mod x। क्लियर है? इस प्रकार इसका ग्राफ होता है। ये fx बराबर x कब? जब x 0 से बड़ा है। ये fx बराबर -x, ये कब? जब x 0 से छोटा है। तो ये इसका ग्राफ आता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या पर ये कैसा होता है? सतत होता है। और इसका जो प्रांत होता है वो कैपिटल R, शैप्रांत कैपिटल R होता है। जो रेंज आती है वो केवल पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो आपकी समझ में आ रहा होगा। ये कहलाता है मापांक फलन, मॉड्यूलस फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और इसमें ज्यादातर यूज में आता है, वो होता है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको क्लास 11 में सब कुछ बता रखे हैं, लेकिन एक बार और रिपीट कर दिया है, जिससे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं। निरपेक्ष मान फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर
फंक्शन। एक बार इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स बराबर इस प्रकार लिखा रहता है, ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन का साइन चिन्ह, ठीक है ना। तो ये उस पूर्णांक को व्यक्त करता है, ये उस पूर्णांक को व्यक्त करता है जो x के बराबर या इससे छोटा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, उस पूर्णांक के जो इसके बराबर हो या इससे छोटा। पूर्णांक जानते हो आप, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे किसी ने कहा 2 का महत्तम पूर्णांक मान क्या होगा, तो 2 तो खुद ही एक पूर्णांक है, तो क्या लिखा है, इसके बराबर या इससे छोटा। तो 2 का महत्तम पूर्णांक मान कितना होगा, 2 होगा। अगर आपने किसी ने लिख दिया 2.3, तो इसका मान किसके बराबर होगा, ये समझिए बात को। तो इसका मान उस पूर्णांक के बराबर जो इसके बराबर हो। अब ये तो खुद तो पूर्णांक है नहीं, इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक देखना है, और 2.3 से छोटा क्या है, 2। अगर जैसे मानो 2.9 हो, तो आप क्या देखोगे, क्या लिखाया है, जैसे x की वैल्यू 2.9 है, तो इसका मान उस पूर्णांक को व्यक्त करेगा जो इसके बराबर हो। अब ये 2.9 का महत्तम पूर्णांक मान 2.9 तो नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद ही एक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मान किस पूर्णांक के बराबर, अपने से छोटे लिखा है, इससे छोटा हो। तो 2.9 से छोटा क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। तो इसका मान भी कितना आएगा, जैसे किसी ने कह दिया 0.3, तो इससे छोटा भी पूर्णांक मान कितना आएगा, 0। 0.9 भी होता तो भी इसका मान कितना आता, 0। किसी ने कह दिया माइनस के 1.2, अब इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा, माइनस का 2। अपने से छोटे पूर्णांक की और परफेक्ट वैल्यू है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ये आपको ध्यान रखना, ग्राफ के सहित अगर बताया जाए इस प्रकार होता है, ये देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो 1 से छोटे जितने भी होंगे वो कहां पर आ जाएंगे, 0 पर। 1 का महत्तम पूर्णांक मान तो 1 ही होगा, लेकिन 1 से छोटे जितने भी होंगे 0.1 0.2 0.99 तक कहां पर आएंगे, 0। और 1 से लेकर 2 तक के बीच के कहां पर आएंगे, 1 पर। 2 से लेकर 3 तक के बीच के कहां पर आएंगे, 2 पर। 0 से और -1 के बीच के कहां पर आ जाएंगे, -1 पर, -2 पर। जैसे अभी लिखाया था माइनस के 1.2 कहां पर आ जाएगा, -2 पर, ठीक है ना। ये इसका सिर, ये इसकी पूंछ, अपनी पूंछ पर आ जाएंगे, ऐसे याद रख लेना। समझ में आ रही है, इधर आ जाएंगे। तो ये महत्तम पूर्णांक मान याद रखना है। जैसे किसी ने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, किसी ने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 -h, इसका महत्तम पूर्णांक मान क्या होगा। अब h किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, 0 की ओर। परफेक्ट 0 नहीं होता, लगभग 0 के बराबर है। सपोज करो h का मान 0.00001 है। अब इसमें वैल्यू लगाओगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, 1.99999 इस प्रकार आएगा। और जो परफेक्ट पूर्णांक तो है नहीं, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो समझ में आ रहा है। अरे x की वैल्यू यहाँ लगाओगे, 2 माइनस ये सब कुछ करोगे, ये देखिए, तो वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 1.999 इस प्रकार। अब इसका महत्तम पूर्णांक मान आप लोगे, तो ये खुद तो पूर्णांक है नहीं, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू आपने ये लगा, ये देखिए, ये महत्तम पूर्णांक मान निकाला, ये लगवाया 1.999। तो अब इसका महत्तम पूर्णांक मान कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो अपने से छोटे पूर्णांक की ओर आता है। तो ये यहाँ पर दिक्कत दे जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 2 -h का महत्तम पूर्णांक मान कितना आएगा, 1। क्लियर। और अगर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और यहाँ पर 2 + h हो, ये देखिए, तो इसका मान कितना आएगा, x किसकी ओर अग्रसर है, 0 की। अभी जैसे लगभग 0 के बराबर कोई वैल्यू लगा लो, h बराबर 0.00001 लगाओ, तो ये क्या आ जाएगा, 2.0001। और जिसका महत्तम पूर्णांक मान कितना होगा, 2। ये कोई मैं स्पेशल बात नहीं बता रहा, ये सब क्लास 11th की बात है, ये आपकी समझ में आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। महत्तम पूर्णांक फलन का साइन है, ब्रैकेट नहीं है, कोई ध्यान रखना। ये देखिए, ऊपर से और नीचे से दोनों से खुला होता है, ठीक है। ऊपर से बंद हो, नीचे से खुला हो, तो वो होता है निम्नतम पूर्णांक फलन, जिसका कोई सवाल अपने कोर्स में नहीं है।
फलन और भी होते हैं, सबके ग्राफ, अचर फलनों, चिन्ह फलनों, ये सब 11th क्लास में थे। तो अब मैं इसका एक तो एग्जाम्पल करा रहा हूँ, उसके बाद इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को, सततता एवं अवकलनीयता। तो सततता के बारे में आपने सारी बातें पढ़ ली हैं। किसी बिंदु पर सतत कब होता है, अंतराल में सतत कब होता है। एक टॉपिक और है, सतत फलनों के गुणधर्म। सतत फलनों के गुणधर्म ये और आपको समझ में आने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। यदि f(x) तथा g(x) एक ही प्रांत में या किसी विशेष बिंदु पर, यदि f(x) तथा g(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत फलन हो, ये तो किसी पॉइंट पर हो गया, अंतराल में भी हो सकता है। यदि f(x) तथा g(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत फलन हो, तब याद रखिए ये बात बता रहा हूं। नंबर 1 इनका योग, नंबर 2 इनका अंतर, नंबर 3 इनका गुणनफल, ये भी क्या होंगे, बिंदु x बराबर a पर सतत होंगे। ठीक है ना, मतलब इनका योग, अंतर, गुणन, ये भी क्या होंगे, बिंदु x बराबर a पर क्या होंगे, सतत। और इसका भागफल भी x बराबर a पर सतत होगा। बस क्या नहीं होना चाहिए, x बराबर a पर इस नीचे वाले का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। ठीक है ना, ये भी बिंदु x बराबर a पर कैसा होगा, सतत होगा। क्लियर है। अगर किसी कांस्टेंट का गुणा हो रहा है, जिस कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट, तो भी उसका मान क्या होगा, कांस्टेंट का गुणा होने पर भी वो फलन कैसा रहेगा, सतत रहेगा। तो ये बात आपकी समझ में बैठ रही होगी, क्लियर। दूसरी बात ये समझिए, यदि f(x) तथा g(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत हो, ठीक है ना, ये पहली बात हो गई। नंबर 2 इनका संयुक्त फलन, ये पहली बात। दूसरी बात, यदि f(x) तथा g(x) एक ही प्रांत में या किसी बिंदु पर एक ही प्रांत में दो सतत फलन, दो सतत फलन, ये थ्योरी आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी। तो यदि f(x) तथा g(x) एक ही प्रांत में दो सतत फलन हो, तो इनका संयुक्त फलन, संयुक्त फलन वाला टॉपिक आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो इनका संयुक्त फलन g(f(x) या f(g(x) जो भी परिभाषित हो, कोई भी, यदि परिभाषित हो, यदि परिभाषित हो, ये ध्यान रखना, भी सतत होता है, भी सतत होगा। ये तो अगर एक ही प्रांत में अगर कोई दो सतत फलन है, तो उनका संयुक्त फलन भी सतत होता है। कैसे, वो एक उदाहरण से आप समझिए इस बात। जैसे दो फलन ले लिए मैंने, देखिए, एक तो f(x) बराबर मैंने sin x ले लिया, और एक g(x) बराबर मैंने ले लिया x(x). आप जानते हो साइन फलन का प्रांत क्या होता है, कैपिटल R होता है, और रेंज क्या होती है, -1 से 1। और पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है, बहुपदी फलन का प्रांत क्या होता है, कैपिटल R। और यहाँ पर इसकी रेंज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, f का जो परिसर है वो g के प्रांत का उपसमुच्चय है, मतलब f का परिसर g के प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय। तो इसका मतलब यहाँ पे g(f(x) भी परिभाषित होगा। ये 11th क्लास में है अपना, सॉरी 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है ना।
एफ का परिसर यहाँ पर जी के उल्टा देखा जाए, जी का परिसर क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे जो एफ का प्रांत का उपसमुच्चय, तो यहाँ पे जी ओ एफ भी परिभाषित है तो एफ ओ जी भी परिभाषित होगा। हर कंडीशन में नहीं होता, किसी किसी में हो सकता है। तो अब अगर मैं इसका संयुक्त फलन में निकालूं जी ओ एफ एक्स का मान, तो इसको आप कैसे लिखोगे, जी ऑफ एफ एक्स, ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, साइन एक्स, जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर साइन एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स का स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दो फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, जो कि हम जानते हैं साइन एक्स और बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होते हैं, तो इनका जो संयुक्त फलन है साइन स्क्वायर एक्स, ये भी सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होगा, सतत फलन होगा। क्लियर है? तो आप दिमाग में बैठाना कि यदि दो फलन एक ही प्रांत में सतत हैं तो उनका संयुक्त फलन यदि परिभाषित हो तो वो भी कैसा होगा, सतत होगा। क्लियर? तो ये अपनी यहाँ पर थ्योरी यहाँ पर लगभग कंप्लीट है। अब और अगर लिमिट वगैरह का अध्ययन करना है तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर आपने पढ़ा था 10 सीमा और अवकलज, लिमिट किस प्रकार हल करी जाती है वो ध्यान रखना। लिमिट हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अनिर्धारित रूप हटाना है और लिमिट लगानी है। अनिर्धारित रूप फिर बता रहा हूँ द्वारा से 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 की पावर 0 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर। क्लियर है? ये 7 अनिर्धारित रूप है, ये आपको नहीं लाना है। अगर ये आ रहे हैं तो आपको लिमिट नहीं लगानी है, आगे उसको हल करना है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मापांक का अगर कोई सवाल आ गया तो आपको डायरेक्ट हल नहीं करना है, केवल उसको मापांक से स्वतंत्र कराना है, तब उस सवाल को हल कराना है। तो प्रश्नावली 6.1 कराने से पहले मैं एक दो आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर इसके प्रश्नावली के साथ। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल, आपकी बुक के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। जैसे देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, आपकी किताब का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सतत वाला आपने कल देखा था, एक देख देते तो ऐसा था। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है किस प्रकार, e की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस प्रकार दे रखा है। या 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर एक्स, कैसे भी लिखा है, लिख रहा है e की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू है कब, जब x बराबर नहीं है 0, और इसका मान 0 दे रखा है कब, जब x बराबर है 0। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। सतत नहीं का मतलब असतत है। ठीक है ना? तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए या प्रदर्शित कीजिए कि दिया गया फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। सतत नहीं का मतलब होता है एक तरीके से असतत, कैसे भी सतत। ठीक, हर तरीके के एग्जाम्पल दे रखे, मापांक से स्वतंत्र करने वाले भी कराएंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन भी कराएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक, ये दिखाना है। देखिए कभी कोई भी फलन कब सतत नहीं होता है, मुख्यतः 3 बातें उसमें हो, वो सतत नहीं होगा। नंबर 1, ये अगर इसकी सीमा विद्यमान नहीं, ये असततता के लिए है। या उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं, ये देखिए तो सीमाओं का मान निकले लेकिन वो बराबर नहीं आए, असतत हो जाता है, सतत नहीं। और नंबर 3, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हो जाए लेकिन वो वैल्यू फलन के मान के बराबर नहीं, ये देखिए ये बराबर नहीं हो। ठीक है? या बिंदु x बराबर a पर कोई फलन परिभाषित ही नहीं हो, जैसे f(x) बराबर 1 अपॉन एक्स, और आपसे जांच करवाए x बराबर 0 पर इसकी सततता, तो x बराबर 0 पर ये फलन परिभाषित ही नहीं है। x की वैल्यू 0 लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/0 इनफाइनाइट, परिभाषित ही नहीं है, इसका मतलब x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है ना? तो वो लगभग इसी कंडीशन में आ जाती है
मतलब सीमा विद्यमान नहीं हो या बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं हो। यदि बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर हो लेकिन वो फलन के मान के बराबर नहीं हो तो ये असतत कहलाता है, x बराबर a पर। ठीक है ना। तो असततता इन कंडीशन से आ जाती है। सतत कब होता है? जब ये तीनों मान कैसे हो जाए? बराबर। तो उसी का क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। क्लियर है। अब इसमें करना क्या है आपको? केवल दो ही मान निकालने, एक तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। दो चीजें आपको निकालनी है और चेक कर लेना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कैसे देखना है आपको? देखो x बराबर 0 पर अब इसकी सततता की जांच करना है। केवल दो चीजें निकालते हैं सबसे पहले, एक तो बाईं सीमा और एक दाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। तो पहले आपको निकालनी है बाईं सीमा। कोई सी निकाली जाती है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको हर बार लिखना जरूरी नहीं होता, इसको लिखते हैं f a - 0। ठीक है ना। बाईं सीमा को कैसे लिखा जा सकता है? f a - 0। ये कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। स्टार्ट कैसे करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx। ऐसे लिख सकते हैं या इसको कैसे लिखते हैं आपको बता रखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। ठीक है ना। आप ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हो या ऐसे। स्टार्टिंग आप कैसे भी कर सकते हो। समझ में आ रही है। तो बाईं सीमा की तो ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल ये स्टेप लिखते हैं। तो आपको बाईं सीमा निकालना है। क्या कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 f a - h। अब यहाँ पर x का मान क्या है? a से कम हो रहा है। अब हम काय पर चेक कर रहे थे? 0 पर। ठीक है ना। तो a का मान कितना हो गया? 0। तो a की जगह आप क्या यूज करोगे? 0 यूज करोगे। 2 पर चेक कर रहे होते, 2 पर, ये a पर सततता है, a पर बाईं सीमा है। हम काय पर चेक कर रहे हैं? 0 पर। तो a की जगह क्या चलाना है? 0। यहाँ पे क्या लिखना है? 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x का मान क्या हो रहा है? 0 से कम। अब 0 से कम या ज्यादा हो तो वो यहाँ पर लेना है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन तो है नहीं कि 0 से छोटा अलग है, 0 से बड़े पर फलन अलग है। यहाँ पर ये देखना है कि 0 से छोटा कहाँ से देखोगे, तो 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटे पर भी यहीं से निकालोगे और 0 से बड़े पर भी यहीं से। मतलब बाईं सीमा भी यहीं से निकलेगी और दाईं सीमा भी यहीं से निकलेगी। क्लियर है। तो x की जगह पर क्या है? 0 - h। क्लियर है। fx की वैल्यू ये लेनी है, ये नहीं लेनी क्योंकि यहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं है। ये वैल्यू 0 के बराबर तो 0 से कम हो रही है, लगभग कितनी? लगभग 0 के बराबर। ठीक है ना। 0 से कम देखना है, बाईं ओर देखना है, 0 से छोटा। तो fx का मान इसके बराबर है। अब x की जगह पर क्या आ रहा है? 0 - h। इसमें 0 - h लगाना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/0 - h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/0 - h। इसको हल करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, समझ लो ये क्या हो गया? e की पावर -1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर -1/h। क्लियर। अभी आपको मैंने क्या समझाया था थोड़ी देर पहले? लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e की पावर -1/h, इसको e की पावर -∞ कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? 0। तो आप ये दिमाग में बिठा लेना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर e की पावर -1/h का मान कितना होता है? 0। तो लिमिट लगाओगे तो ये e की पावर -∞ अपॉन 1 प्लस e की पावर -∞, इसका मान 0 अपॉन 1 प्लस 0, कुल मिला के 0 अपॉन 1 क्या आएगा? 0। तो आपने देखा कि बाईं सीमा का मान कितना निकल के आया? 0। अब आपको क्या निकालनी है? दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट। लिखेंगे कैसे इसको? f a + 0। किस पर चेक कर रहे हो? a पर चेक नहीं कर रहे, आप किस पर चेक कर रहे हो? 0 पर। तो a की जगह क्या चलाना है आपको? 0। क्लियर। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। क्लियर। अब इसको कैसे लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, 0 से अधिक। 0 से अधिक या कम यहीं पर लेना है। x का मान 0 से छोटा हो या बड़ा हो, कोई बराबर नहीं है ना, तो fx की वैल्यू ये लेनी है। अब की बात ये थोड़ा सा मिसप्रिंटेड हो गया, ये e की पावर 1/x। तो fx का मान क्या है? e की पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/x। x के स्थान पर क्या है? 0 + x, इसमें लगा देना है। तो कैसे? लिमिट
x टेंस टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस h। ध्यान से समझना, यहां से क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आया e की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1/h। अगर आप अभी लिमिट लगाते हैं तो e की पावर इनफाइनाइट, लिमिट h टेंस टू 0 पर e की पावर 1/h का मान कितना होता है, e की पावर इनफाइनाइट, और जिसका मान इनफाइनाइट होता है तो ऊपर का मान भी इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे का मान भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 करोगे तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो अभी लिमिट मत लगा देना, ठीक है ना। देखो किसी लिमिट का मान इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक तो बात का ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। तो इसको आप ऐसे हल नहीं करेंगे, इसका मान ये नहीं निकाल के रखेंगे, इसको हल करेंगे, या तो प्रसार कीजिए या इस रूप में बदल दीजिए। तो इस रूप में बदलने के लिए मैंने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h अपॉन, इसमें से e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा e की पावर 1/h बटे में आ जाएगा, इससे ये एक बार कट जाएगा, कितना रह जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो 1 रह गया अपॉन e की पावर 1/h को ऊपर लाओगे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस के 1/h। ये देखिए अब इसमें लिमिट लगा सकते हो आप आसानी से, तो ऊपर तो 1 ही है, नीचे क्या है e की पावर 0 लगाओगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट, जिसका मान कितना हो जाएगा 0, अरे अभी बताया e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 क्या आएगा 1/1 कितना आएगा 1। ये समझ में आ रहा है, अरे h की जगह 0 लगाओगे e की पावर, ये देखो यहाँ से e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान कितना होगा 0, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इसकी बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा की। एक मिनट, इन प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इसको फिर देखते हैं। तो इसकी बाईं सीमा का मान कितना निकला था 0, तो दाईं सीमा का मान कितना निकला था 1, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो राइट हैंड लिमिट के, मतलब बाईं सीमा बराबर नहीं हो दाईं सीमा के, तो फलन x बराबर 0 का मतलब नहीं होता है। तो बस एंड में आपको क्या लिख देना है, ये तो बाईं सीमा का मान था, बाईं सीमा का जो अभी निकाला था, और ये आपके दाईं सीमा का। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ f0 माइनस 0 बराबर नहीं है f0 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड। अतः दिया, आपको फलन का मान निकालने की जरूरत नहीं है, फलन का मान अलग कितना है 0, निकालने की जरूरत नहीं है। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं, सतत नहीं है। सतत नहीं से मतलब आप इसको कैसे कह सकते हो, ऐसा। समझ में आ गया होगा ये, इस प्रकार आपको क्वेश्चन करके दिखाना है। क्लियर, बहुत आसान था। एक मापांक फलन का सवाल लेते हैं छोटा सा इस तरह। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन में अगले लेक्चर में लेकर आऊंगा, जिसके सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इससे पहले आप ये पूरी थ्योरी को ढंग से आप देख लेना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन का ले लेते हैं कोई छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए कोई मापांक फलन का ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा है, सततता की जांच करनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट f(x) बराबर क्या दे रखा है, x माइनस मॉड x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। 1 दे रखी है इसकी वैल्यू, x बराबर 0, x बराबर 0 पर ही आपको इसकी सततता की जांच करनी। ये कह x बराबर 0 पर इसकी सततता की जांच कीजिए। सातत्य की जांच करनी है, मतलब फलन सतत है या असतत है। तो सबसे पहला आप काम क्या करना है, इसको मापांक से स्वतंत्र करा देना, ठीक है ना। मापांक से स्वतंत्र करा दोगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मापांक से स्वतंत्र कराने के लिए मैंने आपको बता रखा था, f(x) बराबर मॉड x है, तो इसके डबल मान होते हैं। इसका मान x होता है और माइनस x होता है। x कब होता है, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस x यदि x लेस देन 0।
अब 0 पर तो इसका मान फिक्स दे रखा है, तो ये कंडीशन हटा देना। तो x का mod x का मान x कब लिखना है, जब x का मान 0 से बड़ा हो, और माइनस x कब लिखना है, जब x का मान 0 से छोटा हो। बराबर वाला साइन मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान स्पेशल उसने दे रखा था। ठीक है, तो इस बार डिवाइड कर दीजिए बस। तो इसको कैसे लिखोगे, अब उसको लिखना चालू कर दो। तो मापांक से स्वतंत्र करना है, मापांक से स्वतंत्र करना है आपको। स्वतंत्र करने पर ये देखिए, तो mod x का मान x लिख देना, mod x का मान माइनस x, ये कब, जब x का मान 0 से बड़ा हो, और ये कब, जब x का मान 0 से छोटा हो। डबल कंडीशन में बांट दीजिए इसको। तो क्या करना है, x, अब मापा का mod x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, x। क्लियर, कब, जब x का मान 0 से बड़ा है। अब की बार मैंने mod x की जगह क्या लिख दिया, माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कब, यदि x 0 से छोटा है। और इससे तो कुछ आई नहीं, ये तो गिवन कंडीशन थी। ये देखिए, इसको हल कराइए। तो x माइनस x 0/x क्या आएगा, 0, x प्लस x 2x, x से x कैंसिल आएगा, क्या आएगा, 2, और ये तो 1 है। ये कब, यदि x 0 से बड़ा है, यदि x 0 से छोटा है, यदि x 0 के बराबर है। तो आप सवाल यहां से लेकर के यहां से स्टार्ट कर दिया, मापांक से स्वतंत्र कर दिया है। लॉजिक क्या बनाया है, आपकी समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली बात है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको मापांक से स्वतंत्र करना है, क्लास 11th में भी था ये, तो समझ में आ रहा है। तो मापांक से स्वतंत्र करा दिया। अब इसकी बाईं सीमा दाईं सीमा देखने में कोई दिक्कत नहीं। देखो, बाईं सीमा का मान 0 से छोटा है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो बाईं सीमा का मान 2 आएगा, और दाईं सीमा का मान कितना आएगा, 0। क्लियर दिखाई दे रहा है, प्लस होता तो प्लस के अकॉर्डिंग हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा, तो डायरेक्ट निकालो। एक तो बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको कैसे लिखते हैं, f a माइनस 0, अब 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h, 0 से छोटा। देखो x का मान 0 से छोटा का है, यहाँ है, तो fx का मान कितना है, 2 है। अब यहाँ पर 2x होता तो मैं कहता था x की जगह 0 माइनस h है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, लेकिन ये तो परफेक्ट है, 2 है। तो x का मान जब 0 से छोटा हो रहा है, तो fx की वैल्यू कितनी हो रही है, 2, तो यहाँ पर तो x है ही नहीं इसमें, तो इसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कांस्टेंट है, 2 हो जाएगा। अब इस पर तो लिमिट कार्य करेगी नहीं, 2 पर h आया ही नहीं इसमें, तो इसका मान कितना आएगा, 2। समझ में आ रही है बात। अब दाईं सीमा निकालोगे, राइट हैंड लिमिट f 0 प्लस 0, या मत निकालो, बाईं सीमा का मान 2 है, फलन का मान 1 है, बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर होने चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। राइट हैंड लिमिट निकालना चाहो, राइट हैंड लिमिट निकाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस 0 से अधिक, और 0 से अधिक क्या है, यहाँ है x का मान, तो fx की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे कहीं x वैक्स होता तो मैं x की जगह पर 0 प्लस h लिख देता, लेकिन ये तो परफेक्ट मान कितना है, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 आया, और राइट हैंड लिमिट का मान देख रहे हैं क्या आया, 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड। जान सो गई, एंड में लिख देना, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, या क्या कह सकते हैं, असतत है। क्लियर, आसान है। मापांक से स्वतंत्र करना, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं है, ये देखिए आप, नहीं आ रही तो मैं इसको और रिपीट कर दूंगा मापांक फलन को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। फिलहाल ये आपकी समझ में आ गई होगी, ढंग से समझना तो समझ में आ जाएगा। क्लास 11th का ये मापांक फलन। तो आपने देखा 2 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं इसके, थ्योरी मैंने आपको पूरी समझाई है, थोड़ा बहुत रह भी गया होगा, बुक में से पढ़ना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, डाउट अगर है तो स्कूल आके आप समझ लेना, भले कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ये अपना चैप्टर नंबर 6 मैंने स्टार्ट कराया है। अब इसके 2 एग्जाम्पल है, कल आपका एक टिपिकल सा कठिन सा एग्जाम्पल और लेंगे, उसके बाद इसकी प्रश्नावली क्वेश्चन हल कराएंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, इसको ढंग से समझना है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आगे का भाग पढ़ाएंगे, प्रश्नावली 6.1। ये इसके बाद नया टॉपिक आएगा हमारा अंकगणित। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।